दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है। ऑप्शन है सहायक अनुदान, आकस्मिकता निधि, संचित निधि या लोकलेखा। तो सही उत्तर सर्वोच्च न्यायालय के जजों के वेतन का आहरण संचित निधि से होता है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के जजों के वेतन भत्ते और पेंशन अनुच्छेद 112 3 घ के तहत भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड पर भारित होते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो सही उत्तर भाग 5 ऑप्शन डी में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका का उल्लेख है और संघीय न्यायपालिका संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक में वर्णित है। अगला प्रश्न है भारत में न्यायपालिका की प्रकृति कैसी है। तो सही उत्तर है भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था लागू किए जाने के बावजूद यहाँ ब्रिटेन की तरह संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत लागू नहीं किया गया है। यहाँ पर संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है और संविधान के द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रखा गया है। अगला प्रश्न है किसने लाभ के पद की परिभाषा दी है। तो सही उत्तर लाभ के पद की परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय ने दी है। दोस्तों, आप जान लीजिए संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में सरकार के अधीन लाभ के पद का उल्लेख है। न तो संविधान और न किसी विधि में इसे परिभाषित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में इन शब्दों और संकल्पना की व्याख्या करने का प्रयास किया है और सरकार के अधीन लाभ के पद की विशेषताओं और लक्षणों पर प्रकाश डाला है। अगला प्रश्न है भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्रता दिलाने वाला अत्यंत मुख्य सार क्या है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा न्यायपालिका के कार्यों में कार्यकारी और विधानमंडल हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है और इसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाला मुख्य सार तत्व तो ये है कि न्यायपालिका के कार्यों पर कार्यपालिका और विधायिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और इसी कारण न्यायाधीशों की नियुक्ति को राजनीति से दूर रखा गया है और इन्हें हटाने की प्रक्रिया भी काफ़ी जटिल है। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो उत्तर है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। दोस्तों देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था और इसके अनुरूप वर्ष 1937 में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न है अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है। तो सही उत्तर उच्चतम न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है कौन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की थी। तो सही उत्तर गोलकनाथ का मामला हो जाएगा। आप जान लीजिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को नीति निदेशक सिद्धांतों के ऊपर वरीयता दी गई थी।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर अनुच्छेद 134 ए के साथ मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 ए के तहत ये प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है, जबकि अनुच्छेद 133 केवल सिविल विषयों के अपील से संबंधित है और 134 ए उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134 ए को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो उत्तर है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल या आरंभिक अधिकारिता यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में क्या सही है? तो सही उत्तर सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने या उसमें संशोधन करने का अधिकार है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने और उसे परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यहाँ पर दो कथन आपके दिए गए हैं, दो कथन आपके सामने हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन या दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा कूट आपका सही है। तो पहला है, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन है, देखिए, कामेश्वर सिंह बनाम भारत राज्य, बिहार राज्य, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और पश्चिम बंगाल बनाम सुबोध गोपाल। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद आप देखिए, इसके अलावा पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोधवाद, पश्चिम बंगाल राज्य सुबोधवाद, ये सभी जो है जमींदारी व्यवस्था और भूमि सुधार कानूनों से संबंधित हैं। तो 1 और 4, तो 1 और 4 का कोई भी विकल्प जो है सही इसमें नहीं दिया गया है विकल्पों में, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है हम स्टार कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई है और वह न्यायालय है कौन सा न्यायालय? तो सही उत्तर दोस्तों, वह न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और 23 सितंबर 2003 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति MB शाह और न्यायमूर्ति AR लक्ष्मणन की पीठ ने विजय लक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय एवं अन्य के बाद में दिए गए अपने निर्णय में ये अभिनिर्धारित किया कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु किसी महिला को वरीयता देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। अगला प्रश्न है कि समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही उत्तर, ये निर्णय भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 377 से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया। और आप जान लीजिए कि IPC की धारा
377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना, कानून का उल्लंघन होना, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होना, या इनमें से सही सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों, जनहित याचिका या पीआईएल किसी सार्वजनिक कर्तव्य के भंग होने, विधि का उल्लंघन होने या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होने आदि के संदर्भ में दायर की जा सकती है। अगला प्रश्न है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था? तो उत्तर है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। दोस्तों, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद ये 1992 का वाद है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय की धारा 9 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से संबंधित है। इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा, किंतु ये भी निर्णय दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से सशक्त भाग को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। और इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत प्रदत्त कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है? तो सही उत्तर है एच.एल. दत्तू, टी.एस. ठाकुर और जगदीश सिंह खेहर। दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय में आप देखिए मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वो आप देखेंगे तो जस्टिस एच.एल. दत्तू ये 2014-15 में, रंजन गोगोई 18-19 में, जस्टिस एन.वी. रमण जो है 2021 से अब तक आप देखिए 2021, और जस्टिस दीपक मिश्रा 2017 से 18, टी.एस. ठाकुर 15 से 17। तो ये जो है ये जो क्रम है ऑप्शन डी जो है निरंतर क्रम, सही निरंतर क्रम ऑप्शन डी में मिल रहा है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो उत्तर है जस्टिस रामास्वामी। दोस्तों, जस्टिस वी रामास्वामी उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को किसके समक्ष दायर किया जा सकता है? तो सही उत्तर सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी विवादों की जांच और विनिश्चय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ या एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कब? तो सही उत्तर है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम या गणपूर्ति नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 127(1) के अनुसार यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति पर्याप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सर्वोच्च न्यायालय में एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तदर्थ न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश ये सही है, अतिरिक्त न्यायाधीश गलत है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 127(1) के तहत यदि किसी समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए जो है न्यायालय के गणपूर्ति या न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उस उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जो है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नामित किया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय में है, अन्य न्यायालयों के लिए नहीं। दूसरी ओर
अपर या अतिरिक्त या एडिशनल और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, इसके किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत? तो सही उत्तर अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को जो है संविधान के निर्वचन के मामले में, सिविल मामले में जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हो या नहीं, आपराधिक या दांडिक मामले या विशेष इजाज़त से अपील, इन सब में जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो सही उत्तर 10 वर्ष, ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो सही उत्तर भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका यानी PIL से है। अगला प्रश्न है, किस कानून के अंतर्गत ये विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? तो उत्तर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है और इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। अगला प्रश्न है, किसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों अपीली क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय शीर्षस्थ अपीली न्यायालय है। अपने अपीली क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। संविधान के अनुच्छेद 132 से 136 के मध्य सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। पहले चारों कथन के बारे में देख लेते हैं। पहला है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, गलत है। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है, बिल्कुल सही है। और भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात की जाती हैं, तो ये गलत है। 1 और 3 आपके सही हैं। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक होगा। न्यायाधीशों को राजनीति से या राजनीति के प्रभाव से दूर रखने के लिए उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है जिसके लिए संसद में मतदान नहीं होता है। कथन 1 और 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 कथन आपके दिए गए हैं। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। और दूसरा कथन है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर सही उत्तर न तो 1 और न ही 2। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, न तो 1 और न 2, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में जो अतिरिक्त अधिकारिता है उसको विस्तारित कर सकती है। और कथन 1 गलत हो जाएगा।
उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 146(1) के तहत और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 229(1) के तहत संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा या उसके द्वारा निर्दिष्ट न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। फिर भी अनुच्छेद 146(5) के तहत जहां उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित नीति पर भारित होता है, वहीं अनुच्छेद 229(3) के तहत उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित नीति पर भारित होता है। तो कथन 2 भी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो सही उत्तर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। इस आयोग का गठन 31 अक्टूबर 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन जो हैं उनके आधार पर सही उत्तर बताना है। तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, भारत सरकार और किसी संघ राज्य क्षेत्र के विवाद, या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो 1 और 4 आपके सही हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच, 2 या अधिक राज्यों के बीच तथा भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के दूसरी ओर 1 या अधिक अन्य राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है, ये सही नहीं है। ये अंतरशासकीय विवादों में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है, बिल्कुल सही। ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है, सही है। और इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। ये बी, सी और डी आपके सही हैं। कथन ए आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 और अनुच्छेद 245। तो सही उत्तर अनुच्छेद 32, 226 और 227 यानी 1, 2 और 3। दोस्तों, अनुच्छेद 32 और 226 ये अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 ये उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता को प्रदर्शित करते हैं और अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति। इन तीनों ही अनुच्छेदों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और वह अन्य मुकदमा संबंधित है किससे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ये कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। ये विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य। अगला प्रश्न है वाद और उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। इंदिरा साहनीवाद ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत या क्रीमी लेयर, ये सही सुमेलित है। विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, सही है। मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। और बेला बनर्जीवाद ये विदेश यात्रा का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता, ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेला बनर्जीवाद पश्चिम बंगाल भूमि विकास और नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा मेनका गांधीवाद में ही माना गया है।
अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। पहला है कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। सही नहीं है। दूसरा है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 आपका सही है। दोस्तों, भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है। मूल ढांचा या आधारिक संरचना शब्द केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में निर्णय सुनाते हुए किया गया है। तो ये इसलिए कथन 1 आपका सही नहीं होगा। कथन 2 आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। पहला है, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। तो ये आपका गलत है। और दूसरा है, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसके फलस्वरूप किसी भी उच्च न्यायालय को किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की अधिकारिता प्राप्त है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा के तहत भारत के संविधान के किसी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है यदि वह संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे का जो है उल्लंघन करता है। तो दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है यहाँ पर, देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। सही है। कारण है, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र अमेरिका की तुलना में सीमित है। हालांकि केशवानंद भारती और मेनका गांधीवाद आदि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रमिक रूप से न्यायिक पुनरीक्षण के क्षेत्र को विस्तारित किया जा रहा है, फिर भी ये संवैधानिक दायरे में सीमित है। तो कथन ये सही है। और भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से विभिन्न प्रावधानों की अवधारणा ली गई है, ये भी सही है, लेकिन ये कथन की सुस्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। तो आप जान लीजिए, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है, क्योंकि भाग 3 का अनुच्छेद 13(2) ये उल्लेख करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में दिए गए अधिकार को छीनती हो या न्यून करती हो, और यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह शून्य होगी। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है दोस्तों कि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। ये गलत है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो ये सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए गलत किंतु आर सही है। दोस्तों, आप जान लीजिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का प्रहरी और संरक्षक है। फिर भी केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी अधिकारिता प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी कानून की वैधता का परीक्षण कर सकते हैं और संविधान के उपबंधों के अनुसार न होने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। तो विकल्प डी आपका सही है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का
भाग 2 जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपी-पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपी पीसीएस के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।